नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मानसू त्यागी आज आपके बीच में लेके आया हूँ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसको हम सीपीसी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने इस सब्जेक्ट को। साथियों, आपको मेरा ये फर्स्ट लेक्चर जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मेरे को इससे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी लेक्चर जो हैं सीपीसी के ऊपर बना सकूँ। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपीसी भी कहते हैं, और ये सीपीसी जो है हमारे सिविल लॉ का प्रोसीजर है। साथियों, यहाँ पे लिखा है 5 ऑफ 1908। ये जो 5 है ये सीपीसी का एक्ट नंबर है और ये इसका ईयर है। जैसे कि आपको ईयर से ही पता चल पा रहा है कि जो सीपीसी है ये बिफोर इंडिपेंडेंस जो है लागू हो गई थी। और बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था कि जो इसको सहमति देने का जो कार्य था वो गवर्नर जनरल ने किया। तो 21 मार्च 1908 को जो है गवर्नर जनरल ने सीपीसी को अपनी सहमति दी और 1 जनवरी 1909 को जो है सीपीसी लागू हो गई। साथियों, आप इसके नाम में देख पा रहे होंगे कोड, कि इसको आखिरकार कोड क्यों कहा गया है, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो कोड का मतलब होता है सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स। अब इस कोड को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहला पार्ट बॉडी ऑफ द कोड है, जिसके अंदर टोटल 158 सेक्शंस हैं। यानी कि हमारी सीपीसी के अंदर कितने सेक्शंस हैं? टोटल 158। और इसको 11 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। और रूल्स जो हैं वो कंटेन्स करते हैं 51 ऑर्डर्स। यानी कि सीपीसी के अंदर टोटल 51 ऑर्डर्स हैं और उनके भी अपने अपने रूल्स हैं, और एक शेड्यूल भी जो है मेंशन है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सीपीसी के अंदर हर सेक्शन का, जो ये आप ये सेक्शन देख रहे हैं, इन हर सेक्शन का अपना एक कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है और हर ऑर्डर के अंदर जो है रूल्स मेंशन हैं। तो जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस को अमेंडेड करने की जो पावर है या रिपेल करने की जो पावर है वो सीपीसी के अंदर लेजिस्लेचर को दी गई है। लेजिस्लेचर, जिसको हम हिंदी में विधायिका भी कहते हैं, और लेजिस्लेचर जो है वो सेक्शंस को अमेंड करने का या रिपेल करने का काम जो है सीपीसी के अंदर करता है। और रूल्स को बनाने की जो पावर है वो हाई कोर्ट को दी गई है। सेक्शन 122 जो है, अगर आप सीपीसी का देखेंगे, सेक्शन 122 सीपीसी के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है रूल्स को बनाने की। तो ये जो पावर है हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है रूल्स का फॉर्मेशन करती है। और सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लोज है सीपीसी का, उसका क्लोज 1 भी ये कहता है कि जो कोड है, कोड इंक्लूड रूल्स। साथियों, अब हमने कोड को समझ लिया कि कोड के अंदर, कोड को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर 158 सेक्शंस हैं, 51 ऑर्डर्स हैं, और हर ऑर्डर के जो हैं अपने अपने रूल्स हैं, और हर सेक्शन का जो है कोई ना कोई कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 35। अब इसका अपना ही जो है ऑर्डर है, वो ऑर्डर है 21। अभी खाली ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो है आपको बताया है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब बारी आएगी तो बारी बारी सब पे डिटेल में जाके जो है काम करेंगे। फिर वर्ड आ जाता है सिविल प्रोसीजर की बात हो रही है तो सिविल लॉ भी जानना जरूरी है कि आखिरकार सिविल लॉ क्या है। तो ये जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है एनिशिएंट रोमन टर्म से जस सिविल, जिसका मतलब होता है सिटीजन्स का लॉ, सिटीजन्स लॉ। और सबसे पहले ये जो वर्ड था ये रोम के अंदर यूज हुआ था, इसलिए इसको रोमेनो जर्मनिक लॉ के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से भी जाना जाता है? रोमेनो जर्मनिक लॉ के नाम से भी। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो लॉ है उसको भी फर्दर, लॉ को भी जो है फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा है सब्सटेंटिव लॉ, एक है हमारा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हमें जो है डिफाइन करता है राइट्स को और ओब्लिगेशंस को एक इंडिविजुअल के, कि क्या राइट्स होंगे और ओब्लिगेशंस होंगे, उनको ये क्या करता है? डिफाइन करने का काम करता है। प्रोसीजरल लॉ को एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ डिस्क्राइब करता है कि कैसे ये जो राइट्स हैं और ओब्लिगेशंस हैं जो कि स्टैब्लिश्ड हुए हैं किसके जरिए? सब्सटेंटिव लॉ के जरिए। सब्सटेंटिव लॉ के जरिए इनको कैसे जो है प्रोसीजरल लॉ के माध्यम से एनफोर्स किया जाएगा, यानी कि लागू किया जाएगा। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो रूल्स, प्रिंसिपल, रेगुलेशन और डेफिनेशंस जो कि गुड बिहेवियर और डिटरमाइन करता है लीगल एक्शंस को, यानी कि बनाता है रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, रेगुलेशंस को, डेफिनेशंस को, जो कि गाइड करता है बिहेवियर को और सुनिश्चित करता है लीगल एक्शंस को। लेकिन प्रोसीजरल लॉ जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है फेयर कंडक्ट के लिए लीगल प्रोसीडिंग की, कि जो लीगल प्रोसीडिंग की का जो कंडक्ट है वो फेयर रहे। जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, कोर्ट के सामने जो भी हम एविडेंस प्रेजेंट करते हैं, कोर्ट जुडिक्शन की, कोर्ट की जुडिक्शन जो है वो क्या रहेगी, राइट टू अपील की, अपील के क्या क्या राइट रहेंगे। और प्रोसीजरल लॉ को डिटेल में जानने के लिए यहाँ मैंने जो है दो जजमेंट भी मेंशन किए हैं, जो जिसमें बहुत ही ये दो इम्पोर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं केस टाइटल कि घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया, AIR 1984 की ये जजमेंट है। इसके अंदर कहा गया है कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर एक तरह से जो है जान डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है रेमेडी, किस वेल नोन मैक्सिम के जरिए, उबी जस इबी रेमेडियम के जरिए, जिसका मतलब है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, कि जहाँ पे राइट होगा वहाँ पे कोई ना कोई रेमेडी भी जरूर होगी। रेमेडी किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए रेमेडी की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे रेमेडी की बात हो रही है रिलीफ के लिए, क्योंकि विदाउट रिलीफ ऑफ रेमेडी का क्या करोगे? किसी काम की नहीं है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, क्योंकि विदाउट रेमेडी राइट क्या है? यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए उबी जस सिबी रेमेडियम ये कहता है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लीगल राइट है, उसका वॉयलेशन हुआ। अगर आप समझ ना पा रहे हो थोड़ा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और वॉयलेशन के बाद इस यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कोज ऑफ एक्शन के बाद जो है कोई भी व्यक्ति जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो क्या करेगा? सिविल मामला है तो सूट फाइल करेगा, क्योंकि ये सिविल कोज ऑफ एक्शन है। ये क्रिमिनल भी हो सकता था लेकिन वो क्रिमिनल में होगा, तो वहाँ पे सूट फाइल ना होके क्या फाइल होगा? प्रोसीडिंग। अब ये सूट फाइल हुआ, सूट फाइल होने के बाद उसके पास क्या क्या रेमेडी है, कि वो क्या क्या जो है कोर्ट से रेमेडी के तौर पे मांग सकता है। जैसे सूट फॉर मनी रिकवरी, सूट फॉर मनी रिकवरी है, इंजंक्शन है, टेम्परेरी इंजंक्शन या प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, ठीक है, या फिर सूट फॉर प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कोई टाइटल उसको अगर कोई क्लेम करना है कोर्ट से, तो वो सब चीज़ें। फिर वो किस लिए कर रहा है ये सब चीज़ें? रिलीफ के लिए। बेसिकली मेन मोटिव क्या है? रिलीफ लेना कोर्ट से, कि जब भी किसी लीगल राइट का वोलेशन हुआ है, कोज ऑफ सिविल कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उसके बाद उसने सूट फाइल किया है। सूट किसके कैसे फाइल किया है? थ्रू प्लेंट। तो ये प्लेंट भी हम पढ़ेंगे, सूट कैसे फाइल हुआ है? थ्रू प्लेंट। ये प्लेंट हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 में।
सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4 हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक आगे आ जाता है फिर दोबारा से एक केस टाइटल, अभी हम इसको इतना शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी AR 1976। इसके अंदर कहता है कि प्रोसीजरल लॉ इज नॉट टू बी अ टायरेंट बट अ सर्वेंट, नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन बट एन एड टू जस्टिस। यानी कि प्रोसीजरल लॉ कोई टायरेंट नहीं है, वो एक सर्वेंट है, वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता, वो एड क्रिएट करता है, यानी कि मदद करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है जस्टिस को दिलाने में। आगे देखते हैं। आई होप आपको पीछे का सब समझ में आ गया होगा। तो हम अब ये सीपीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीपीसी बेसिकली क्या एग्जॉस्टिव है, यानी कि कंप्लीट है अपने आप में सीपीसी। तो अगर आप सीपीसी का जो ये प्रीएम्बल देखेंगे तो ये प्रीएम्बल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। द प्रीएम्बल ऑफ द कोड स्टेट्स दैट इट इज टू कंसोलिडेट, यानी कि कंप्लीट है, यानी कि कंप्लीट है, एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। क्योंकि हम सिविल की बात कर रहे हैं तो सिविल जुडिकेचर के प्रोसीजर को कंप्लीट करती है और अमेंड करती है समय समय पे, कानून के अंदर मतलब संशोधन करती है। किस चीज के प्रोसीजर के रिगार्डिंग? कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर के प्रोसीजर के रिगार्डिंग। ये बात कहता है प्रीएम्बल। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है? अब एक रिसेंट का केस टाइटल है जो कि मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, कमिटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी वर्सेस शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास एंड अनदर 2024। ये लाइव लो के ऊपर आपको मिल जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें सेक्शन 151 सीपीसी जो है उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए ये कहा है, इसको पूरा पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, इसको यहाँ से पढ़ते हैं नीचे से। यहाँ से देखिए आप इसको। इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड दैट व्हेन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज साइलेंट रिगार्डिंग एज प्रोसीजरल एस्पेक्ट, जब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि हमारी सीपीसी जो है वो साइलेंट है रिगार्डिंग किस चीज़ के? किसी भी प्रोसीजरल एक्सपेक्ट के, तो जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की, जो किस में मेंशन है? सेक्शन 151 सीपीसी में। यानी कि यहाँ से एक चीज़ और हमेशा याद रखना कि कोर्ट के पास जो इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, वो कहाँ मेंशन है? सेक्शन 151 सीपीसी में। कैन कम टू इट्स एड फॉर डूइंग रियल एंड सब्सटेंशियल जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। तो होता क्या है कि जो सेक्शन 151 सीपीसी है वो आता है सामने और वो मदद करता है पार्टीज की जस्टिस दिलाने में। यानी कि जहाँ पे हमारी सीपीसी साइलेंट है किसी प्रोविज़न के अंदर, वहाँ पे कोर्ट किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करती है जस्टिस प्रोवाइड कराने में। तो अगर हम सीपीसी के प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग चलें तो सीपीसी का प्रीएम्बल यहाँ कहता है कि जो प्रीएम्बल है वो ये कहता है कि इट इज़ टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर, कि ये कंप्लीट लॉ है एक जो कि अमेंड करता है लॉ को किस चीज़ के प्रोसीजर के रिगार्डिंग? कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर के रिगार्डिंग। लेकिन एक्चुअलिटी में कुछ केसेस के माध्यम से जब हम इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि कुछ पॉइंट्स पे कोर्ट जब इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करती है सेक्शन 151 सीपीसी का, तो कोर्ट जो है उन मुद्दों को के ऊपर अपना डिसीजन देती है जिनका प्रोसीजर सीपीसी के अंदर मेंशन नहीं है पार्टी को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। और सेम एक ऐसा ही केस है मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल AIR 1962, जिसके अंदर कोर्ट ने कहा है कि द कोर्ट डिसाइडेड दैट द कोर्ट कवर्स एवरीथिंग इट स्पेसिफिकली एड्रेसेस बट इट डज नॉट कवर इश्यूज दैट आर नॉट मेंशन इन इट। कि कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट जो है ये सीपीसी ये
कवर करता है बहुत सारी स्पेसिफिकली चीज़ें जो इसके अंदर दी गई हैं, लेकिन ये उन चीज़ों को कवर नहीं करता जो इसके अंदर मेंशन ही नहीं है। तो यानी कि ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, इसको अगर आप AIR 1962 में डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि CPC कंप्लीटली एग्जॉस्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करती है सब्सटेंशियल जस्टिस प्रोवाइड करने में। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर के पास भी इतना समय नहीं है कि फ्यूचर में जो लिटिगेशन होने वाली है, फ्यूचर में जो सर्कमस्टांसेस उत्पन्न होने वाले हैं, वो हर चीज़ को अभी ध्यान में रखते हुए या समझते हुए हर चीज़ के ऊपर वो कानून जो है अवेलेबल करा सके। तो इसलिए CPC के अंदर सेक्शन 151 जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की, उसका भी प्रोविज़न दिया गया है कि अगर किसी चीज़ पे CPC साइलेंट होती है तो उसके माध्यम से हम जो है एक सब्सटेंशियल जस्टिस पार्टीज़ को प्रोवाइड करा सकें। और ये जो इनहेरेंट पावर का जो सेक्शन है CPC के अंदर, ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब साथियों, आज की इस पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल से जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम सेक्शन 1 से CPC को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सिर्फ ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि जो मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को समझना चाहिए, वो सिर्फ इतना ही था। तो जय हिंद, जय भारत।